अपने हाथों को ध्यान से देखिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। बचपन से हमें साइंस की किताबों में एक बहुत सिंपल सी कहानी पढ़ाई जाती है। हमें बताया गया है कि हम इंसान इस धरती का सबसे परफेक्ट रिजल्ट हैं। एवोल्यूशन ने लाखों साल लगाकर हमें इस प्लेनेट का सबसे एडवांस जीव बना दिया है। हमने समुद्र को नाप लिया है, आसमान जीत लिया है और हम इस धरती के अनडिस्प्यूटेड किंग्स हैं। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरी कहानी एक डिल्यूजन है। एक इल्यूजन है जो हमने खुद को तसल्ली देने के लिए बनाया है। क्या हो अगर हमारी खुद की बायोलॉजी चीख चीख कर ये बता रही हो कि हम इस प्लेनेट पर बिलोंग नहीं करते। इस वीडियो में हम आसमान में एलियंस नहीं ढूंढने वाले। आज हम सिर्फ क्लिनिकल डाटा, बायोलॉजिकल एविडेंस और मेडिकल साइंस के उन सवालों की बात करेंगे जिनके जवाब खुद टॉप एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स के पास भी नहीं है। आज हम उस डीक्लासिफाइड डेटा को ओपन करेंगे जो पॉइंट करता है एक ऐसी अजीब सच्चाई की तरफ जिसके बाद शायद आप फिजिकल रियलिटी और इस प्लेनेट पर अपनी मौजूदगी को कभी उस पुराने नजरिए से शायद नहीं देख पाएंगे। तो चलिए एक बहुत बेसिक से सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसी चीज जो हम रोज फेस करते हैं। अगर हम इस प्लेनेट के लिए इतने ही परफेक्टली डिजाइन किए गए हैं, अगर हम सच में इस धरती का नेचुरल प्रोडक्ट हैं, तो हमारे जिस्म हर वक्त इस नेचर से लड़ता क्यों रहता है। इमेजिन करिए प्लेनेट अर्थ। यहाँ लाइफ का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सोर्स क्या है? सूरज, धूप। जमीन पर रहने वाला ऑलमोस्ट हर जानवर, एक शेर, एक हाथी, एक कुत्ता या एक चिड़िया, पूरे दिन बिना किसी दिक्कत के धूप में घूमते हैं। उनकी स्किन, उनका फर, उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर इस प्लेनेट के हार्श एनवायरनमेंट को नेचुरली हैंडल करने के लिए बना है। वो धूप में रहते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन अब इंसानों को देखिए, अगर हम बिना किसी आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन के, यानी बिना कपड़ों के, बिना सनस्क्रीन के या बिना किसी छाते के कुछ घंटों के लिए डायरेक्ट सनलाइट में खड़े हो जाएं, तो हमारी स्किन लिटरली जलने लगती है। क्लिनिकल डेटा इस बारे में कम्प्लीटली क्लियर है। प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर इंसानों में डायरेक्ट डीएनए म्यूटेशन और सीवियर स्किन कैंसर को ट्रिगर करता है। अब इस बात की गहराई को समझिए। जो सूरज इस प्लेनेट पर लाइफ को मेंटेन करता है, जो यहाँ सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है, वही सूरज हमारे जेनेटिक कोड को तोड़ देता है। पूरे एनिमल किंगडम में मिलियंस ऑफ स्पीसीज के बीच हम अकेले ऐसे जीव क्यों हैं जो अपने ही प्लेनेट के सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ सोर्स से बीमार पड़ जाते हैं? हमें बाहर निकलने के लिए सनग्लासेस क्यों चाहिए? हमें अपनी आंखों को उस रोशनी से क्यों बचाना पड़ता है जिसमें बाकी जानवर आराम से देख सकते हैं? ऐसा लगता है जैसे हमारा ब्लूप्रिंट किसी ऐसे स्टार सिस्टम में डिजाइन हुआ था जहां का सूरज इतना हार्श नहीं था। जैसे हमारी बॉडी एक कम्प्लीटली डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बनी थी और हमें यहाँ इस एनवायरनमेंट में जबरदस्ती फोर्स फिट कर दिया गया है। लेकिन वेट, ये तो सिर्फ सरफेस लेवल की बात हुई। ये सिर्फ हमारी स्किन है। अगर हम अपने इंटरनल फ्रेमवर्क को देखें, अपनी हड्डियों, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को देखें, तो सच्चाई और भी ज्यादा अजीब हो जाती है। आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान लोअर बैक पेन, नेक पेन या जॉइंट इश्यूज से जूझ रहा है। आमतौर पर हम इसको अपनी आदत या लाइफस्टाइल की गलती मान लेते हैं। हम आसानी से ये कह देते हैं कि डेस्क जॉब की वजह से है, स्क्रीन टाइम ज्यादा है या गलत पोस्चर है। पर मेडिकल एक्सपर्ट्स और बायोफिजिसिस्ट एक अलग ही रियलिटी पॉइंट आउट करते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारा कॉम्प्लेक्स स्पाइन अर्थ की इस हैवी ग्रेविटी के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। हमारा बाइपेडलिज्म, यानी हमारे दो पैरों पर खड़ा होकर चलना, एवोल्यूशन के हिसाब से ये डिजाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर एक मैकेनिकल फेलियर है। जब हम दो पैरों पर खड़े होते हैं तो इस प्लेनेट की ग्रेविटी हमारी लोअर बैक और हमारे घुटनों पर कंटिन्यूअसली एक अननेचुरल प्रेशर डालती है। नेचर अपने किसी भी क्रिएचर को एक ऐसी डिजाइन नहीं देती जो आधी जिंदगी गुजरने के बाद फेल होने लगे। जमीन के बाकी बड़े मैमल्स को देखिए, उनका वेट 4 पैरों पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। उनकी स्पाइन हॉरिजॉन्टल होती है जो इस प्लेनेट की ग्रेविटी को परफेक्टली बैलेंस करती है। अगर हम सच में इस प्लेनेट पर लाखों साल से नेचुरली इवॉल्व हो रहे थे, तो एवोल्यूशन ने अब तक इस ग्रेविटी डिफेक्ट को फिक्स क्यों नहीं किया? क्यों हमारे जिस्म आज भी इस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल पुल को पूरी तरह हैंडल नहीं कर पा रहे? क्यों हमारे घुटने वक्त से पहले खिंच जाते हैं? क्यों ब्लड ग्रेविटी के अगेंस्ट ठीक से ऊपर पंप नहीं हो पाता? डॉक्टर एलिस सिल्वर, जो इस प्रिजनर थ्योरी पर रिसर्च कर चुके हैं, उनका मानना है कि इसका एक बहुत सिंपल और लॉजिकल जवाब है। हमारे एंसेस्टर्स यहाँ इवॉल्व हुए ही नहीं, वो किसी और जगह से लाए गए थे, किसी ऐसे ओरिजिन पॉइंट से जहाँ ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले ड्रास्टिकली कम थी। इसीलिए आज भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम एक ऐसी बॉडी में ट्रैप्ड हैं जो लगातार इस हैवी प्लेनेट के बोझ तले दब रही है। और अगर हमें लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, तो चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तरफ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर हमारी नेचुरल इवोल्यूशन की कहानी पूरी तरह कोलैप्स हो जाती है। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ये एक ऐसी डिटेल है जो बायोलॉजी क्लासेस में आसानी से स्किप कर दी जाती है। पूरे एनिमल किंगडम में, पूरे बायोस्फीयर में इंसान की चाइल्ड बर्थ सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, लंबा और डेंजरस प्रोसेस है। एक गाय, घोड़े या हिरन का बच्चा पैदा होते ही अगले 10 से 15 मिनट में अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो थोड़ी देर में नेचुरली दौड़ने लगता है, अपनी माँ को फॉलो करता है और अपने बेसिक सर्वाइवल शुरू कर देता है। पर एक इंसान का बच्चा पैदा होने के बाद महीनों तक, सालों तक कम्प्लीटली हेल्पलेस रहता है। वो बेसिक मूवमेंट नहीं कर सकता, अपना ध्यान नहीं रख सकता, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? मेडिकल डेटा इसको क्लियर टर्म्स में एक्सप्लेन करता है।
ह्यूमन बेबीज का ब्रेन और उनका सर उनके फिजिकल बॉडी और मदर के पेल्विक बोन के कंपैरिजन में इतना अनयूजुअली बड़ा होता है कि उन्हें फिजिकली फुली डेवलप होने से महीनों पहले ही वूम से बाहर आना पड़ता है। अगर बच्चा थोड़ा और टाइम नेचुरली मदर के अंदर रहे ताकि वो फुली डेवलप हो सके तो प्रेगनेंसी सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एवोल्यूशन अपने नेचुरल कोर्स में इतनी बड़ी डिजाइन अगर कभी नहीं करता। यह एक क्लियर बायोलॉजिकल मिसमैच है, एक ऐसी सच्चाई जो यह बताती है कि हमारा ये हाइपर एडवांस ब्रेन इस प्लैनेट के नेचुरल बर्थ मैकेनिज्म के हिसाब से बना ही नहीं था। अब एक पल के लिए रुकिए। अब तक हमने सिर्फ बाहरी फैक्टर्स की बात की, ग्रेविटी, धूप, फिजिकल स्ट्रक्चर, लेकिन क्या हो अगर हमारी बॉडी के अंदर एक और सबूत है। इस पॉइंट पर हम चलते हैं डीएनए और ब्लड की तरफ। क्या आपने कभी RH नेगेटिव ब्लड टाइप के बारे में सुना है? इस प्लैनेट पर जितने भी मैमल्स हैं उन सबका ब्लड एक पर्टिकुलर एवोल्यूशनरी स्ट्रीम से आता है जिसे हम रेसिस फैक्टर RH कहते हैं, जो प्राइमेट्स और मंकी से लिंक होता है। दुनिया के लगभग 85% इंसानों में यह RH पॉजिटिव ब्लड होता है, जो नेचुरल है, जो एवोल्यूशन की लाइन को प्रूव करता है। लेकिन बाकी बचे हुए 15% लोग, उनके पास RH नेगेटिव ब्लड होता है और मेडिकल साइंस के पास इसका आज तक कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये ब्लड टाइप एग्जैक्टली कहाँ से आया। नेचर में किसी भी दूसरे प्राइमेट, किसी भी बंदर या गोरिल्ला में RH नेगेटिव ब्लड नहीं मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों में पाया जाता है। लेकिन इसका सबसे अनसेटलिंग एस्पेक्ट कुछ और भी है। अगर RH नेगेटिव मदर एक RH पॉजिटिव बच्चे को कैरी करती है तो मदर की बॉडी उस बच्चे को एक फॉरेन थ्रेट की तरह ट्रीट करती है। मदर का इम्यून सिस्टम अनबॉर्न बच्चे पर अटैक कर देता है। पूरी अर्थ की बायोलॉजी में नेचर कभी भी एक मदर की बॉडी को अपने ही नेचुरली कंसीव्ड बच्चे को रिजेक्ट करने के लिए प्रोग्राम नहीं करती। ये सिर्फ तब होता है जब दो कम्प्लीटली अलग स्पीसीज को आपस में क्रॉस ब्रीड करने की कोशिश की जाए। तो ये RH नेगेटिव जेनेटिक कोड आया कहाँ से? क्या ये किसी और ओरिजिन का बचा हुआ हिस्सा है जो अर्थ के नेचुरल जेनेटिक कोड के साथ मैच नहीं कर रहा? और इसके साथ आता है हमारा जंक डीएनए। जब साइंटिस्ट ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो उन्हें पता चला कि हमारा डीएनए का लगभग 98% हिस्सा नॉन कोडिंग है, जिसे आम भाषा में जंक डीएनए कहा जाता है। यानी कोड का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ है पर वो एक्टिव नहीं है। बाकी जानवरों का डीएनए बहुत इफेक्टिवली पैक्ड होता है। उनकी लाइफ और सर्वाइवल के लिए जितना जरूरी है उतना ही उनका जेनेटिक कोड एक्टिव होता है। पर हम एक मैसिव जेनेटिक हार्ड ड्राइव लेकर घूम रहे हैं जिसका 98% स्पेस खाली पड़ा है या शायद लॉक्ड है। क्या वो कोड्स इस हैवी ग्रेविटी और हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए स्विच ऑफ कर दिए गए थे, या शायद वो उस एनवायरनमेंट का डेटा होल्ड करते हैं जहां से हमें सच में लाया गया था? अगर हम इन सारे बायोलॉजिकल पॉइंट्स को एक साथ रखें तो एक बहुत क्लियर तस्वीर बनने लगती है। हम धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, ग्रेविटी हमारे लोअर बैक को तोड़ रही है, हमारा रिप्रोडक्शन साइकिल अर्थ के बाकी सिस्टम से मैच नहीं करता। पर अगर आपको अभी भी लगता है कि हम अर्थ के नेचुरल इकोसिस्टम का ही एक हिस्सा है तो अब हम उस डिक्लासिफाइड रिसर्च को देखते हैं जो इस थ्योरी का सबसे बड़ा प्रूफ है। हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। अर्थ का एक दिन एग्जैक्टली 24 घंटे का होता है। हमारा पूरा प्लैनेट इस साइकिल पर घूमता है। इस प्लैनेट पर रहने वाला हर एक जानवर, पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं, इस 24 आवर के साइकिल के साथ फ्लॉलेसली सिंक्ड है। सूरज ढलता है, उनकी बॉडी मेलाटोनिन रिलीज करता है, उन्हें घड़ी की जरूरत नहीं होती। पर हम इंसान 1960s और 70s में फ्रेंच रिसर्चर्स मिशेल शिफ्रा और कुछ स्लीप एक्सपर्ट्स ने अकेलापन और आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। इंसानों को डीप अंडरग्राउंड केव्स में भेजा गया। वहाँ कोई नेचुरल लाइट नहीं थी, सूरज नहीं था, मौसम का कोई हिसाब नहीं था और सबसे इम्पोर्टेंट, उनके पास टाइम चेक करने का कोई तरीका नहीं था। उन्हें दुनिया के टाइम से पूरी तरह कट ऑफ कर दिया गया ताकि ह्यूमन बॉडी को उसके नेचुरल बिना फोर्स किए हुए स्टेट में ऑब्जर्व किया जा सके। और हफ्तों तक डेटा लेने के बाद जो सामने आया वो काफी आश्चर्यजनक था। बिना किसी एक्सटर्नल सोशल प्रेशर के इंसान का नेचुरल इंटरनल क्लॉक 24 घंटे से शिफ्ट हो गया। वो ऑटोमेटिकली एक 25 आवर साइकिल में बदल गया। इसका मतलब हुआ जब हमारी बॉडी को इस प्लैनेट के फोर्स टाइम से आजाद कर दिया जाता है तो हमारी बॉडी खुद एक एक्स्ट्रा घंटे की डिमांड करती है। हमारा नेचुरल रिदम इस प्लैनेट के स्पिन से कम्प्लीटली आउट ऑफ सिंक है। ऐसा लगता है जैसे हमारा सेलुलर मेमोरी किसी ऐसे प्लैनेट के रूटीन को याद रखे हुए है जहाँ का दिन 25 घंटे लंबा होता था। हम आज तक यहाँ एक बेसिक टाइम मॉड्यूल को बायोलॉजिकली एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। तो अब सवाल ये नहीं बचता कि हम अजीब क्यों हैं, सवाल ये बचता है कि अगर हम यहाँ फिट नहीं होते तो हम यहाँ आए कहाँ से और हमें यहाँ लाया क्यों गया। यहाँ आता है इस थ्योरी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा, द कॉस्मिक क्वारंटाइन या प्रिजन अर्थ थ्योरी। अगर हम अपने ह्यूमन बिहेवियर को डीपली ऑब्जर्व करें तो ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि हम नेचुरली इवॉल्व नहीं हुए बल्कि हमें यहाँ एक्साइल किया गया था। क्यों? क्योंकि हमारी नेचर में एक अनएक्सप्लेन्ड डिस्ट्रक्शन है। पूरे बायोस्फीयर में हम अकेले ऐसे जीव हैं जो अपने ही घर को डिलिबरेटली बर्बाद करते हैं। एक जानवर सिर्फ तब शिकार करता है जब उसे भूख लगती है, पर हम इंसान, हम ग्रीड के लिए, अथॉरिटी के लिए और अपने ईगो के लिए तबाही मचाते हैं। हम अपनी ही रिवर्स को पॉल्यूट करते हैं, अपने आने वाली जनरेशंस के लिए वेपन बनाते हैं। हमारी नेचर में एक डीप रूटेड वायलेंस और डिससैटिस्फैक्शन है जो अर्थ के किसी और क्रीचर में नहीं मिलता। कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का मानना है
लाखों साल पहले किसी दूसरे डायमेंशन या स्टार सिस्टम में एक हाईली एडवांस सिविलाइजेशन थी और हम हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस उस सिविलाइजेशन का सबसे वायलेंट, डिस्ट्रक्टिव और अनकंट्रोलेबल हिस्सा थे। तो उन्होंने हमें वहां से आइसोलेट किया और इस यूनिवर्स के एक दूर दराज कोने में फेंक दिया, एक ऐसी जगह जो लाइफ सस्टेन तो कर सकती थी पर जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। और वो आइसोलेटेड जगह ये धरती है, एक परफेक्ट प्रिजन जिसकी ना कोई लोहे की दीवार है ना कोई गार्ड्स है, क्योंकि इस प्रिजन के बार्स खुद इस अर्थ की ग्रेविटी है। इसके गार्ड्स वो एम्प्टी स्पेस है जिसे हम आज तक क्रॉस नहीं कर पाए हैं। कभी कभी अकेले में बैठे हुए अचानक से एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है ना, एक ऐसी फीलिंग कि चाहे आप कितने भी लोगों के बीच हो पर फिर भी समझ नहीं आता कि हम यहाँ बिलोंग करते भी हैं या नहीं। जैसे कि इस दुनिया में हम कम्प्लीटली आउट ऑफ प्लेस हैं। एक ऐसी होम सिकनेस जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि हमारा असली घर कहाँ है। हम मेटावर्स बना रहे हैं, हम स्क्रीन के पीछे छुप रहे हैं, पर क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है वो अचानक आने वाला ड्रेड, वो अकेलेपन की फीलिंग शायद सिर्फ आज की फास्ट लाइफ का स्ट्रेस नहीं है, शायद वो आपका डीएनए में दबा हुआ एक फॉरगेटन ट्रॉमा है, एक रियलाइजेशन कि आप इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, आप इस प्लेनेट के मास्टर नहीं हैं, आप इस खूबसूरत सी जेल के सिर्फ एक कैदी हैं जो हर रोज उठता है, इस सिस्टम के रूल्स को फॉलो करता है और अनजाने में अपनी सजा काट रहा है। अगर इस मेडिकल डेटा और इन सवालों ने आपको एक सेकंड के लिए भी अपनी आसपास की रियलिटी पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है, अगर आपको वो अजीब सा अकेलापन महसूस होता है, तो आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको ऐसी ही अल्टरनेट थ्योरीज और इंटरेस्टिंग स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, किसी ऐसे दोस्त के साथ इसको शेयर करें जिसे ऐसी डीप मिस्ट्रीज पसंद है, और हमारे साथ इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन रखें। मिलते हैं द इंटरमीडिएट स्टोरीज के अगले एपिसोड में एक नई मिस्ट्री के साथ।